साथियों को लव सिंह चौहान का नमस्कार। आज मैं जिस देश की बात को लेकर के आए हैं वो देश है चीन। भारत का प्राचीन समय से चीन की अर्थव्यवस्था में, चीन के रहन सहन में, चीन के आहार विहार में कितना गहरा योगदान रहा है, आप ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में भी आपको साबित होगा, मुख्यतः वही बात मालूम होगी कि भारत का चीन से बहुत गहरा लगाव अनादि काल से रहा है। अब मैं आपके पास कुछ विशेष डॉक्यूमेंट के साथ, कुछ विशेष वेरीफाइड चीज़ों के साथ आपके पास आऊँगा और अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा कि चीन और भारत दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे अनादि काल से। सम्राट अशोक की मदद से एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में बौद्ध भिक्षुओं ने बहुत बड़े स्तर पर विशाल श्रृंखला को विस्तृत प्रदान दिया था। हालांकि गौतम बुद्ध अपने आप में पूर्ण थे, संक्षिप्तवान थे, लेकिन उन्होंने कुछ राजाओं के सहयोग से भी छोटे छोटे द्वीपों में, महाद्वीपों में पहुंच करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़े स्तर पर किया था और इस श्रृंखला में सफलता भी पाई थी। इसी में से एक देश आता है चीन। बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी शिक्षा का प्रसार करके चीन को भी बहुत बड़े स्तर पर उठाने का कार्य किया है। असल में एक प्रश्न ये आता है कि आखिर क्या जरूरत थी कि लोग जाते हैं उस देश में। जैसे आज भी हिंदुस्तान में कुछ समाज सेवी हैं जो समाज सेवा के कार्य में ही लगे हुए हैं, उसी तरीके से उस समय में भी मनस्वी लोग, तेजस्वी लोग देश के उत्थान के लिए, पृथ्वी के विकास के लिए छोटे मोटे सब जगहों में जा करके हर व्यक्ति को उठाने का विशेष कार्य करते थे। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से परे होते थे, व्यक्तिगत आकांक्षाओं से परे होते थे और वो सबको अपना भाई बंधु मान करके उसके उत्थान के कार्य में लगे होते थे। तो हम चलते हैं आगे के श्रृंखला में कि चीन का विकास और कैसे हुआ। बौद्ध धर्म से पहले भी राजकीय, धार्मिक, व्यावसायिक आदान प्रदान हजारों वर्षों से थल मार्ग लगा होने के कारण चीन से इनका संपर्क दोनों का, अर्थात राजकीय, धार्मिक और व्यावसायिक तीनों आदान प्रदान हजारों वर्षों से, गौतम बुद्ध से पहले भी वहाँ के दोनों संपर्क आपस में जुड़े हुए थे और ये श्रृंखला चली हुई थी और लंबे समय तक बनी रहती थी। गौतम बुद्ध ने बहुत बड़े स्तर पर चीन में बौद्ध धर्म का विस्तार करने में सफलता पाए थे और आज भी 2021 में भी बहुत अधिक मात्रा में बौद्ध भिक्षु आपको देखने को मिल सकते हैं चीन में। चीन की संस्कृति आज भी काफ़ी हद तक वहाँ, भले उसको दबावपूर्वक दबाया जा रहा है, लेकिन चीन के संस्कृति में बौद्ध भिक्षुओं के मंदिर, विद्यालयों, आश्रमों, उनके बिहार में आज भी बहुत अधिक मात्रा में चीन को देखने की मिल जाती है लोगों के श्रद्धा भाव के अंदर, जो कि बौद्ध धर्म के लिए है। एक इतिहासवेत्ता हुए हैं डब्ल्यू जोन्स ने के अनुसार ईसा से पूर्व शताब्दियों पूर्व चीन में हिंदू धर्म ही संव्याप्त था। चीन में कौन कह रहा है? इतिहासवेत्ता डब्ल्यू जोन्स के अनुसार चीन में ईसा से शताब्दियों वर्ष पूर्व भारतीयों की ही संस्कृति सभ्यता का विस्तार संपूर्ण चीन में संव्याप्त था। एक और इतिहासवेत्ता हुए हैं ओकाकुस के अनुसार अकेले लोपांग प्रांत में 10,000 हिंदू प्रचारक थे, जिनके लाखों की संख्या में अनुयायी थे और बड़े स्तर पर समाज सेवा का कार्य करते थे पूरे चीन में। कितना बड़ा समाज सेवा का कार्य भारतीय संस्कृति ने चीन के लिए किया और अनादि काल से दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। हम और चलते हैं आगे। चीनी धर्म पुस्तक है एक, उसका नाम है चेकिंग में कश्मीरी पंडितों का चीन में आना और वहाँ के क्षेत्रफल में, वहाँ की आबादी में लोगों का घुलना और वहाँ की सुव्यवस्था, समाज के विकास के लिए बड़े स्तर पर कार्य करना वहाँ के धर्म पुस्तक चेकिंग में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। अर्थात कश्मीरी पंडितों ने भी बड़े स्तर पर चीन के विकास के लिए अपना योगदान दिया है, थल मार्ग जुड़ा होने के कारण। इतना ही नहीं, प्राचीन संस्कृति में आज भी जो प्रकृति पूजा, श्राद्ध, तर्पण, योगासन, मंत्र, परंपरा, जप, हवन, पूजा पद्धति की जो पद्धतियाँ हैं वो सब भारतीय संस्कृति की ही देन है। भारतीय संस्कृति के देन क्यों है? क्योंकि भारत भूमि विश्व का नेतृत्व करने वाला एक देश है शुरू से ही, और इस मिट्टी में वो ताकत थी कि जहाँ भगवान जन्म लेते हैं और जहाँ भगवान जन्म लेते हैं वहाँ अच्छाई का विकास होता है और अच्छाई का विकास संपूर्ण विश्व में फैलाने का कार्य अच्छे लोगों का होता है। अब भारतीय संस्कृति का विस्तार होने के कारण इस लोगों ने जगह जगह जा करके उसका विकास का कार्य किया है। ये सारी बातें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बुक में स्पष्ट अक्षरों में और बारीकी से लिखा गया। और हम चलते हैं आगे। हालांकि चीन से जो आवागमन का मुख्य मार्ग भारतीयों का था वो था पूर्व तुर्किस्तान। वहाँ पर 2 रास्ते थे, यूमान और यांगआन। उसके अलावा असम का मार्ग भी बहुत सरल था चीन जाने के लिए, तिब्बती मार्ग और समुद्री मार्ग लास्ट में खोला गया था जल मार्ग के रूप में, लेकिन तब भी इन चारों रास्तों के सारे चीन में आवागमन के संपूर्ण रास्ते अनादिकाल से खुले रहे।
हालांकि भारत से विदेशों में जाकर के बहुत अधिक प्रचार प्रसार का काम करने वाले बहुत ऋषियों ने अपने जीवन को खपाया है और हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। लेकिन इनमें से जो मुख्य रूप से जो नाम आज भी व्याप्त है उनके नाम हैं आचार्य दीपांकर, जो कि कश्मीर के पंडित थे, आचार्य बौद्ध ऋषिमिया, आचार्य श्री ज्ञासन, आचार्य कुमार जीव, आचार्य परमार्थ और आचार्य बोधिक्त जैसे लोगों ने बड़े स्तर पर चीन में और अन्य देशों में भारतीय संस्कृति का, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आचार्य कुमार जी एक कश्मीरी पंडित थे और 344 से 413 के दशक में इन्होंने चीन में बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार का कार्य किया। वो हालांकि रहने वाले वो कश्मीरी पंडित थे, लेकिन वो अपने देश को छोड़ करके वो चीन चले गए थे और चीन जा करके उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर समाज सेवा का कार्य किया था और 3000 के आसपास एक ऐसा सुयोग गठित किया था जिसके धर्म प्रचार का कार्य करते थे और बहुत बड़े स्तर पर साहित्य सृजताओं का गठन किया था। कहाँ पे? चीन में। कौन किया था? कुमार जीव ने। कहाँ के थे? कश्मीरी पंडित थे। अर्थात आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर चीन में, हालांकि जो चीन की आबादी थी वो समय सहज धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो लोगों को आसानी होती थी सुगम रास्ता से, स्थल से होते हुए वहाँ तक पहुँचना और प्रकृति प्रेमियों का उत्थान करने में। हालांकि भारतीयताओं का कभी उद्देश्य नहीं था वहाँ पे आक्रमण करना, अतिताई करना और राक्षसीपन का विस्तार करना, बल्कि वहाँ के लोगों का विकास करना। जैसे हमारा विकास हुआ है उसी तरीके से उनका विकास करना भी अनादिकाल से भारत के मनस्वी लोगों का रहा है। और यही वजह थी कि चीन में बड़े स्तर पर राजकीय काम, व्यावसायिक काम और धार्मिक कार्यों का आदान प्रदान शुरू से होता रहा है, बौद्ध धर्म से पहले भी। आप देख रहे हैं भारत और चीन का कितना गहरा संबंध था। यहाँ भी वही बात लागू होती है कि चीन और भारत दोनों एक घनिष्ठ थे, दोनों एक थे और भारतीय संस्कृति का आचार प्रसार बहुत बड़े स्तर पर चीन में लागू था। आज भले चीन अपने आप को अलग मानता है, लेकिन चीन तो हुआ, उससे मिलते जुलते लोग भी सारे आपस में, उसके मध्य जो बीच के देश भी थे वो सब सारे देश विदेश से भारतीय संस्कृति के आचार प्रसार से प्रभावित थे। अर्थात भारत ही संपूर्ण विश्व की शिक्षा पद्धति, रहन सहन, आहार विहार, दिनचर्या सबका नेतृत्व करने वाला एक रहस्यमय देश था जिसने विश्व का नेतृत्व किया है। आज हमें फिर से वही जरूरत है कि भारत विश्व का नेतृत्व करे, भारत विश्व की गरिमा को स्वीकार करे और पूरा देश भारतीय संस्कृति की शक्ति को, सामर्थ्य को स्वीकारे और आदर्शों पर चलने के सामर्थ्य विकसित करे। बंद करे ये युद्ध की लड़ाई, बंद करे ये अतिताइयों की लड़ाई। जो बुरे हैं उनको बुरा कर्मों का प्रायश्चित मिले, फल मिले और इसके साथ अच्छाई का विकास हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।